पहले पहला एजेंडा, पहली बड़ी खबर वो ये कि क्या पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंदुओं का जीना मुहाल हो गया है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून के विरोध में कई जिलों से भारी हिंसा की खबरें आ रही है। राज्य में पुलिस की निष्क्रियता पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने के आरोप लग रहे हैं। मुर्शिदाबाद दंगे में भी पश्चिम बंगाल की पुलिस की निष्क्रियता पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। जो पीड़ित हैं उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस चाहती तो उनकी जानें बच जाती, उनकी दुकानें बच जाती। लेकिन राज्य में जो सत्ताधारी टीएमसी है, उनके मंत्री और नेता कह रहे हैं बीएसएफ की जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार मालदा पहुंचे पीड़ितों के कैंप में और उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा ममता की पुलिस स्थिति को संभाल नहीं पा रही है और हिंदुओं पर यह हमला उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी तरह से सीएम के निर्देश पर है, लेकिन पुलिस निष्क्रिय है। और उन्होंने एक तुलना की, कहा पुलिस जो है, पश्चिम बंगाल की पुलिस वो द्रविड़ की तरह खेल रही थी, लेकिन अब जो केंद्रीय बल है, रिजर्व फोर्स, वो धोनी की तरह खेलना शुरू किया है तो स्थिति थोड़ी नियंत्रण में है, सुकांतो मजूमदार ने कहा। और इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में जो कुछ दंगाई नंगा नाच कर रहे हैं, यह मुद्दा देश विदेश में जा रहा है। और इधर दिल्ली में जंतर मंतर पर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। तो अब जरा हम उन पीड़ितों की बात आपको सुनवाते हैं जो पीड़ित रहे हैं, उनकी जुबानी सुनिए। पश्चिम बंगाल के प्रताड़ित लोगों ने कहा कि हमें परेशान किया जा रहा है। বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আগুন লেগে দিয়েছে, যে কেউ একটু ই করছে আর শক্তিশালী দেখা দিয়েছে, ওরা মারধর করে কাটে ফেল দিয়েছে। स्थानीय भाषा बंगाली में अपनी बात कर रहे थे, लेकिन बात जो थी वो बिल्कुल साफ थी कि कितनी प्रताड़ना इनकी हुई है। दंगाइयों ने किस तरह का खुला खेल खेला है, खून खराबा किया है। तो इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह हिंसा राज्य के द्वारा पोषित है। स्टेट स्पॉन्सर्ड, और मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, स्टेट स्पॉन्सर्ड। बंगाल की सरकार खुद इस तरीके के घटना चक्र को अंजाम देने का काम कर रही है। जिस तरीके से भ्रम फैलाया जाता है, एक ऐसा संशोधन जहां पे पारदर्शिता लाई जा रही है, जहां पे गरीब मुसलमानों को उनका हक दिया जा रहा है, ऐसे में जिस तरीके से भ्रम विपक्ष के नेता और उनके दल फैलाने का काम करते हैं, ये गलत है। और वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति में जिहादियों के हाथों में बंगाल को ममता सरकार ने सौंप दिया है। ममता बनर्जी के पुलिस अलाउ कर रही है मुसलमानों को कि 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपके लिए फ्री पीरियड है, आप उसमें लूट करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो, हिंदुओं के घर तोड़ो, जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। ये तमाम बातें आपने सुनी, लेकिन सारी बातों का एक ही निष्कर्ष है कि पश्चिम बंगाल में बहुत खराब स्थिति है और उसमें कहीं ना कहीं राज्य की पुलिस और राज्य के नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ रहे हैं कोलकाता से हमारे साथ, और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। मैं पहले प्रसेनजीत दा के पास चलता हूं। प्रसेनजीत दा, सबसे पहले तो यही बताइए इस समय किस तरह के हालात हैं, क्योंकि क्या जो इस तरह के इलाके जहां हिंसा हो रही थी, जहां हिंसा बेकाबू हो रही थी, वहां जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती हुई हाईकोर्ट के आदेश पर, उसके बाद से वहां क्या कुछ स्थिति नियंत्रण में है या अभी भी लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है? देखिए लालचंद, इस समय अगर कोई घटना की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है तो फिर मेरे पास एक सवाल है। उस सवाल का जब तक जवाब ना मिले तब तक हम नहीं कह सकते कि चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, होने की बाद स्थिति काबू में है
स्वाभाविक है। मेरा सवाल यह है कि ये जो 500-600 लोग अपना घर बार छोड़ के मालदा में आके किसी स्कूल में शरण लिए हैं, ये लोग यहाँ से वापस क्या अपने घर जा पाएंगे? क्या ये घर जा पाएंगे तो वहां रह पाएंगे? क्योंकि कल तक जो पड़ोसी हुआ करता था, वो आज इनका घर और दुकान जलाकर और तोड़कर ऐसे हालत बना दिए हैं कि ये गंगा नदी पार करके मालदा में आके शरण लिए हैं। तो मेरा सवाल यह है, चाहे पुलिस कुछ भी कहे, चाहे ममता बनर्जी कुछ भी कहे, मेरा सवाल यह है कि क्या उसी स्थिति को वापस ममता ला सकती है जिस स्थिति में पिछले कई 100 साल तक ये हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहे थे? क्या ये जो हाथ में गिनती हुई कि कुछ हिंदू परिवार इस सूती में रहते थे, धुलियान में रहते थे, शमशेरगंज में रहते थे, क्या ये उसी तरह से अगले 100 साल रह पाएंगे वापस जाके? क्या इनकी मन में जो शंका है, इनकी मन में जो डर है, इनकी मन में जो खौफ है, ये ममता बनर्जी दूर कर पाएंगे? जो वाकफ के नाम पर इन्होंने यहाँ पे हिंदू खाली करने की काम किया है, क्या हिंदू को फिर बसाने की काम ममता बनर्जी उसी उत्साह के साथ, उसी अपना घर के हिसाब से उनको वहां पे बसा पाएंगे? ये जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक जितना सीआरपीएफ हो जाए, जितना बीएसएफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं स्थिति को शांत या स्वाभाविक नहीं कह सकता। लालचंद, बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं प्रसेनजीत दा, अभी मालदह में ही मोथाबाड़ी में हिंसा हुई थी, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ हफ्ते पहले की बात है। वहां पर भी हिंसा का नंगा नाच देखा था हमने, और उसी तरह का नंगा नाच कई इलाकों से आ रहे हैं। ये तो आप बहुत आगे की बात कह रहे हैं कि क्या फिर से वहां जाकर के बस पाएंगे या नहीं बस पाएंगे। पश्चिम बंगाल में जो होता रहा है उससे तो निराशा कम से कम होती है। मैं विनोद जी के पास आता हूं। विनोद जी, जो ये सवाल उठ रहे हैं पश्चिम बंगाल पुलिस पर, जो पीड़ित हैं वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस चाहती तो हमारी दुकानें बच जाती, हमारे घर बच जाते, हमारी जान बच जाती। राज्य की पुलिस क्या जिस तरह के पश्चिम बंगाल में नेताओं के, खास तौर पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के बयान, जिस तरह भड़काऊ बयान आए, उससे कहीं ना कहीं दंगाइयों को, उनकी सोच को खाद पानी मिलता है? लाल जी देखिए, आज भी कई जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, जो आप ये कह सकते हैं कि जमाते उलेमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया है वक्फ एक्ट के खिलाफ में, तो उसके इलाके में अलग अलग जगह पे प्रदर्शन चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश से लेके आप ये देखिए यूपी, बिहार, हर जगह पे जहाँ जहाँ जमाते उलेमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना है, एक तो वो जहाँ मास सपोर्ट है वहाँ अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये उठता है कि यूपी में ये दंगा नहीं हुआ, संभल में ये प्रदर्शन नहीं हुआ, और ये प्रदर्शन अगर सीधे सीधे पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में और इस तरह की तोड़ फोड़, और एक कम्युनिटी खास करके जो माइनॉरिटी में जहाँ जहाँ हिंदू कम्युनिटी है वहाँ अपने पड़ोसी और अपने वहाँ के लोकल मुसलमान बने, वहाँ पे जो लोकल हिंदू हैं उनके घर को चिन्हित करके उनको जलाया जा रहा है। एक जो अभी आपने देखा होगा, वो प्रजापति समाज से थे, मूर्ति बनाने का काम था, रात में सोए हुए एक परिवार के घर में घुस के कैसे एक बच्चे की जान ले ली जाती है, एक जो पिता है उसकी जान ले ली जाती है। ये तो समझ से परे है कि इस वक्त में उनका, उस गरीब मासूम का क्या लेना देना। क्या वो जात पूछने वाले पूछेंगे वो किस समाज से थे जिनकी हत्या और एक बेरहमी से हत्या हुई है? ये अलग। आज जो बात चिराग पासवान कह रहे थे कि वो सीधे सीधे स्टेट स्पॉन्सर्ड है जी, एक कैबिनेट मंत्री हैं, और वो बात जो कह रहे हैं वो बात नोटिस करने की चीज है कि ये सही में एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये पूरा का पूरा एक टेररिज्म है। और ये इसलिए कहा जा सकता है कि ममता कैबिनेट के मंत्री सफीदुल्लाह चौधरी साहब अगर वो कहते हैं कि मैं जब चाहूं तो पूरे बंगाल, कलकत्ता को मैं बंद कर सकता हूं, उसको घुटने पे ला सकता हूं, तो ये ममता सरकार के कैबिनेट मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मेरे पास आदमी हैं, हम 50 जगह कलकत्ता में 10-10 हजार लोगों को उतार देंगे और कलकत्ता को हम घुटने पे टेक देंगे। तो सवाल है, इस तरह की धमकी अगर कैबिनेट के मिनिस्टर दे रहा है ममता सरकार में, तो वो छुटभइये जो लोग हैं, आज उसको एसडीपीआई या बता दे, बांग्लादेशी लोग आए, रोहिंग्या आए, जो भी आए, उस समाज में कौन है
वो चिन्हित करना, वो बात करना वहाँ के इंटेलिजेंस का काम है, कौन लोग थे। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जो ममता अभी 10 दिन पहले कह रही थी कि ये उसका एक फर्ज होता है कि जो बड़ी आबादी है अपने से कम आबादी लोगों को बचाएं, तो वो बड़ी आबादी वाली मुस्लिम आबादी क्यों चुन चुन के उन गरीब मासूम लोगों के घरों, उनके छोटे छोटे दुकानों को जला रहे थे। ये ममता बनर्जी का सेकुलरिज्म कहाँ खो जाता है? ठीक है, आपने जो एक सवाल पूछा उसको लेकर के एक बात जानकारी में आई है, और वो मैं कह सकता हूं कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इन्होंने प्रदर्शन के लिए 2 तरह की चीजें तैयार की हैं। इन्होंने बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में प्रदर्शन का तरीका अलग रखा। आपने सवाल पूछा कि यूपी में क्यों नहीं हुआ, फला जगह पर क्यों नहीं हुआ, इनकी अलग स्ट्रेटजी है, और जहां पर गैर एनडीए शासित राज्य हैं उसके लिए अलग इन्होंने प्लान बनाया। नहीं लालजी, मैं आपको रोक रहा हूं, इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अगर ये एलानिया कहा है कि दंगाइयां बख्शे नहीं जाएंगे, तो किसी दंगाइयों की हिम्मत नहीं है कि कहीं वो दंगा कर सके। ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन का काम। बिल्कुल, ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन का काम। जो आप ये देख रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है कि उनकी पुलिस एक मददगार के लिए, वो मदद करने के लिए वहां खड़ी नहीं हो पा रही थी, और वो दंगाइयों के डर से भाग रही थी या उसको खुला मैदान छोड़ रही थी। ये शर्म होना चाहिए वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को बात करते हुए कि हमारे बस की बात नहीं थी और वो सारे लोग वहां से भगा दिए गए थे या भाग गए थे। ठीक है, योगी आदित्यनाथ के बयान बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जहां तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने जो मदरसों के लिए गाइडलाइन दिया है उसमें उन्होंने ये अलग अलग स्ट्रेटजी रखी है। प्रसेनजीत दा, ये जो है कहीं ना कहीं रणनीति के तहत इस तरह की हिंसा की जा रही है, और खास तौर पर जहां पर एनडीए की सरकार नहीं है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, वहां पर यह हिंसक हो रहा है। 2 बातें मैं बता दूं लालचंद और विनोद। ये जो फिरहाद हाकिम के नाम फिलहाल तो पूरे देश जानता है, एक महान मुस्लिम नेता है बंगाल की, और कैबिनेट मिनिस्टर है, कोलकाता की मेयर भी है। उन्होंने 2 दिन पहले बताया था, अपने ही कौम के लोगों को सावधान वाणी सुनाए थे कि ये तो सारे कुछ अपने मिर्जाफर लोग कर रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, और इन लोगों का हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जाके, जोगी राज में जाके करने का। मतलब उन्होंने एक तरह से जोगी को सर्टिफिकेट दे दिया और बुलडोजर नीति को सर्टिफिकेट दे दिया। मतलब उनको समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे थे और क्या कह दिया है। तो मुश्किल है कि झूठ बोलते बोलते ऐसी जगह पर लोग पहुंच गए कि अभी झूठ के अंदर ही सच निकल आ रहा है। पहली बात। दूसरी बात है कि मैं भी कह रहा हूं कि ये सोची समझी एक रणनीति के तहत हो रहा है। मुझे भी कुछ इंटेलिजेंस इनपुट है कि इसके बाद कौन सी जिले में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, उसका एक छोटा सा झलक आज देखने को मिला है। अगर वो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सच है कि एक नॉन एनडीए स्टेट में एक तरह से किया जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई बुलडोजर का डर नहीं है, और बाकी जगह पे बुलडोजर का डर है। और ये जो सारे उपद्रवी है, एंटी नेशनल्स है, ये सारे की सारे बुलडोजर के सामने खामोश है, डरते हैं, और इसीलिए यहाँ पे अलग है और बाकी जगह पे बिल्कुल। और उसी का सबसे बुरा स्वरूप जो है ना, वो पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिम्मेदारी उन नेताओं की भी है जो ऐसी सोच को, ऐसी हिंसक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज हम खास चर्चा करने वाले हैं कि ये जो जिसकी बात हम कर रहे थे ना कि सोच को बढ़ावा देना, इसकी शुरुआत होती है तुष्टीकरण से। तो तुष्टीकरण का एक बहुत बड़ा नमूना आया है सामने, गुजरात के अहमदाबाद से निकला है। वैसे तो 1 दशक पुरानी बात है वो कर्नाटक की जाति गणना रिपोर्ट, उस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।